नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हाई स्कूल में विज्ञान विषय में 9वें अध्याय आनुवंशिकी एवं विकास के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि अनुवांशिकी था। आज हम इस पाठ में इसके दूसरे भाग यानी विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को ठीक से समझने के लिए हमने इसे कई अध्ययन बिंदुओं में बांटा है। इन बिंदुओं के अनुसार हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लाल भृंगों की समष्टि द्वारा विकास के दृष्टांत को समझेंगे। फिर हम उपार्जित और आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। फिर हम जैव विकास को समझेंगे। इसके बाद हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। फिर हम विकास एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम विकास के चरणों के बारे में भी पढ़ेंगे। हम विकास एवं प्रगति में क्या समानता है ये भी जानेंगे। और अंत में हम मानव विकास की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं पाठ को। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में कि लाल भृंगों की समष्टि का प्रदर्शन किया हुआ है। मान लीजिए किसी वन में किसी वृक्ष की एक झाड़ी पर 12 भृंगों की एक समष्टि रहती है। ये भृंग लाल रंग के हैं, तो ये लाल भृंगों की समष्टि हुई। अब इस लाल भृंग की समष्टि में किस प्रकार विभिन्नता आएगी और किस प्रकार ये विकास के चरणों में आगे बढ़ेगा, इसको लेकर 3 दशाएं संभव हैं। यहाँ पे हम 3 प्रकार की दशाएं दिखाने वाले हैं। सबसे पहले वाले में आप मान लीजिए कि उस वृक्ष पर कुछ कौवों का समूह भी रहता है जो इन लाल भृंगों का शिकार करके भोजन ग्रहण करता है। अब ये जो भृंग हैं ये लैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं और मान लीजिए किसी विभिन्नता के कारण, किसी डीएनए प्रतिलिपिकरण में त्रुटि के कारण या किसी और भिन्नता के कारण इनके बीच कोई हरे रंग का जो भृंग है वो आ जाता है। अब ये हरे रंग का भृंग जो है ये अपने लक्षण को अपने आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित करेगा। अब ये हरे रंग का जो लक्षण है ये लाभकारी है इस समष्टि के लिए, क्योंकि हरे रंग के भृंग जो हैं पत्तियों में आसानी से छुप सकते हैं और कौवों की नज़र पे नहीं आएंगे, बल्कि ये लाल रंग के जो भृंग हैं ये कौवों द्वारा आसानी से चिन्हित कर लिए जाएंगे और उनका शिकार हो जाएगा। ऐसे में देखेंगे कि हम समष्टि में धीरे धीरे लाल भृंग जो हैं वो विलुप्त हो जाते हैं और आगे जाके केवल हरे भृंगों की समष्टि बचती है। अगर हम इसकी एक दूसरी दशा का अध्ययन करें तो हम मानेंगे कि मान लीजिए इन लाल भृंगों में जनन के कारण ऐसी कोई विभिन्नता आती है कि जो लाभकारी नहीं है या अनुपयोगी है। मान लीजिए इसमें हरे रंग की बजाय नीले रंग का कोई भृंग आ जाता है। अब लाल रंग और नीला रंग ये दोनों ही इनके किसी कार्य का लाभकारी नहीं है, लेकिन ये नीले रंग की समष्टि जो है ये भी अपने धीरे धीरे उसमें विकसित होती है और कुछ नीले भृंग इसमें आ जाते हैं जनन के कारण। फिर मान लीजिए किसी दुर्घटनावश उन झाड़ियों में कोई हाथी आ जाता है और उस हाथी के पैर के नीचे अधिकतम जो लाल भृंग की समष्टि है वो दब जाती है और नष्ट हो जाती है। कुछ नीले भृंग संयोगवश बच जाते हैं और आगे जाके इनकी भृंगों की समष्टि वहाँ पर मुख्य रूप से फैल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हानिकारक या अनुपयोगी लक्षण भी हम कह सकते हैं, ये भी किसी दुर्घटना के कारण या संयोग के कारण विकास के क्रम में आ गया। तीसरी दशा में हम ये देख रहे हैं कि लाल भृंगों की समष्टि जिस झाड़ी पर है उस झाड़ी पर किसी कारण से पादप रोग लग जाता है और झाड़ी की पत्तियां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, भृंगों को भोजन मिलना कम हो जाता है और धीरे धीरे उनके आकार और भार में कमी आ जाती है और आने वाली कई पीढ़ियों तक इनके आकार और भार में कमी रहती है। पर आगे जाके अगर इन्हें वापस से भोजन उपलब्ध हो जाए, कोई नई झाड़ी आ जाए या पादप का रोग ठीक हो जाए, इनको भोजन पुनः उपलब्ध हो जाए, तो हम देखते हैं कि ये वापस से अपने भार को ग्रहण कर लेते हैं, वापस सामान्य दशा में आ जाते हैं। यानी इस वाले लक्षण में हमने देखा कि जो लक्षण था इनका आकार का वो वंशागत नहीं हुआ, यानी वो वातावरण के प्रभाव के कारण उनके आकार की वृद्धि में, आकार में और भार में कमी आई, लेकिन वापस से सामान्य स्थिति आने पर ये वापस अपने पूर्व लक्षण की ओर आ गए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ लक्षण जो होते हैं वो उपार्जित लक्षण होते हैं और कुछ लक्षण जो होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण होते हैं। अब ये आनुवंशिक लक्षण जो भिन्नताएं आगे की ओर जाती हैं, जो आगे विकास के क्रम में सहायक बनती हैं, ये लाभकारी भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती हैं। पहले वाले क्रम में हमने देखा था कि ये लाभकारी विशेषता थी, इसके कारण हरे रंग की समष्टि बची। दूसरे वाले में किसी दुर्घटना के कारण या संयोगवश नीले रंग की समष्टि का विकास हो गया और तीसरे क्रम में ये आनुवंशिक नहीं थी, ये जो लक्षण था ये आनुवंशिक नहीं था और वापस से अपने पूर्व लक्षण की ओर आ गया।
तो लक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं, ये उपार्जित भी हो सकते हैं और आनुवंशिक भी हो सकते हैं। शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने तथ्य रखा कि वातावरण का प्रभाव के कारण कुछ जीव जो है अनुकूलन करने के कारण अपने शरीर में कोई नए लक्षण उत्पन्न कर लेते हैं ताकि वो वातावरण के अधिक अनुकूलित हो सकें और इन्हीं लक्षणों को वंशागत करते रहते हैं। पर आगे जाके इसे सही नहीं माना गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अंधे का पुत्र अंधा या लंगड़े का पुत्र लंगड़ा नहीं होता। मतलब पैर और हाथ ना होने की स्थिति में भी उनकी संतानें सामान्य अवस्था में ही होती हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पहलवान का पुत्र भी पहलवान नहीं होता, यानी शारीरिक सौष्ठव जो है वो भोजन के कारण वो विकसित किया जा सकता है, पर वो आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होता है। इस संबंध में वीजमान नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ चूहों को पाला और उसकी सभी चूहों की पूंछ काट दी। इसके बाद कई पीढ़ियों तक जनन कराने के बाद भी उन्होंने देखा कि हर पीढ़ी में पूंछ काट देने के बावजूद जो नई संतानें उत्पन्न होती थी उसमें सामान्य आकार की पूंछ होती थी, यानी पूंछ न होना तो दूर की बात, पूंछ की लंबाई की वृद्धि में भी कोई कमी नहीं आई। यानी कि कई बार उस लक्षण के ना होने के बावजूद वो लक्षण जो आनुवांशिक नहीं है, जो उपार्जित है, वो आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित नहीं होता है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इस संबंध में अपने सिद्धांत रखे और बताया कि प्रकृति जो है ये उन विभिन्नताओं का चयन करती है जो जीव को उत्तरजीविता के लिए अधिक योग्य बनाते हैं, यानी जो लक्षण उन्हें ज़्यादा अनुकूलित करते हैं उन लक्षणों का चुनाव प्रकृति स्वयं करती है और फिर इन्हीं लक्षणों की आगे वंशागति हो जाती है। फिर हम देखेंगे जैव विकास क्या होता है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के जो सरल संरचना वाले जीव थे, निम्न कोटि के जो जीव थे, उनसे आज के समय के जटिल और उच्च कोटि के जीवों का उद्विकास हुआ। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी ये प्रक्रिया पहले भी चलती आ रही थी, आज भी चल रही है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी। यानी विकास जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कहीं पर स्थायित्व नहीं लेता है। अब हम आगे इस संबंध में जैव विकास के संबंध में तीन मुख्य सिद्धांतों को वरीयता दी गई है। सबसे पहला है लामार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। अब हम धीरे धीरे एक एक सिद्धांत के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लामार्कवाद के बारे में। ये सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने दिया था, जिनका चित्र आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि वातावरण में होने वाली जो घटनाएं हैं, वातावरण का जो प्रभाव है वो जीन पर पड़ता है और इसके कारण व्यक्ति जो है अनुकूलन करने के लिए अपने शरीर की संरचना में बदलाव ले आते हैं। वो जिन अंगों का अधिक उपयोग करते हैं वो अंग ज़्यादा विकसित होते जाते हैं और जिन अंगों का कम प्रयोग करते हैं वो अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी लामार्कवाद को अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद जो लक्षण अनुकूलित हुए उन्हीं लक्षणों की आगे जाके वंशागति कर दी जाती है, यानी उपार्जित लक्षणों को भी वंशागत किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने जिराफ और सांप का उदाहरण दिया था। जिराफ के उदाहरण में उन्होंने ये कहा लामार्क ने कि पहले के समय में जिराफ जो थे वो सामान्य आकार के छोटी आकृति के जीव हुआ करते थे जो घास पर भोजन के लिए निर्भर करते थे। फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या सूखा पड़ने के कारण घास उन्हें भोजन के लिए अनुपलब्ध हो गई। इसके बाद उन्होंने भोजन के लिए पेड़ की पत्तियों पर आश्रित रहना प्रारंभ किया और उचक कर पेड़ की पत्तियों को ग्रहण करना शुरू किया। इस बहुत अधिक उचकने के कारण उनकी आगे की टांगें और गर्दन जो थी वो लंबी होती गई और आज के समय के जिराफों की प्रजाति का निर्माण हुआ, हम ये कह सकते हैं। फिर सांप के संबंध में भी उन्होंने यही परिकल्पना रखी कि जो पहले सांप थे अन्य सरीसृपों की तरह इनके भी 4 पाद हुआ करते थे, लेकिन झाड़ियों में फंस जाने के कारण और बिल में घुसने में अड़चन होने के कारण धीरे धीरे इन्होंने अपने पादों का प्रयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे इनके जो पाद थे ये विलुप्त हो गए। लेकिन इस सिद्धांत को बाद में नकार दिया गया, क्योंकि ऐसा फिर वीजमान के प्रयोग द्वारा भी हमने देखा कि कई पीढ़ियों तक ऐसा करने के बावजूद भी लक्षण जो है वो सामान्य बने रहते हैं और हमेशा लक्षण लाभकारी नहीं होते हैं, ये भी हमने देखा। फिर डार्विनवाद में चार्ल्स डार्विन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था, जैसे कि हम पूर्व स्लाइड में देखेंगे,
कि डार्विन ने कहा कि प्रकृति में सभी जीव जो हैं वो प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति की क्षमता रखते हैं, बहुत अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। अभी जो संतानें होती हैं उनमें जीवन के लिए संघर्ष होता है, यानी प्रतियोगिता होती है। ये प्रतियोगिता भोजन के लिए भी हो सकती है, आश्रय के लिए भी हो सकती है, जनन के लिए भी हो सकती है। अब इस जीवन के संघर्ष में वो जीव जो प्रतियोगिता से बाहर होगा, यानी जिसके अंदर ऐसा लक्षण होगा जिसके कारण वो प्रतियोगिता में जीत जाए या दूसरों से अधिक बेहतर हो, उसी का चुनाव आगे जाके होगा। तो समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण से कहा जाता है कि प्रकृति चयन करती है कि कौन उत्तम है, किसका कौन सा लक्षण उसको अधिक उपयोगी बना रहा है पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने के लिए। फिर ये जो अंतर आते हैं लक्षणों में, ये विभिन्नता के कारण आते हैं, और जो विभिन्नताएं ज़्यादा अनुकूलित होती हैं वही आनुवंशिक हो जाती हैं विभिन्नताएं, और वातावरण के प्रति और अधिक अनुकूलन होने के कारण धीरे धीरे ये विभिन्नताएं जमा होती जाती हैं, और जब ये विभिन्नता इतनी अधिक हो जाती है कि जो नई प्रजाति है उसका विकास हो जाता है, जब तक वो जनन अक्षम ना हो जाए अपनी पूर्व प्रजाति के साथ। तो इस तरह से डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था। हम लामार्क और डार्विन के सिद्धांत को इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लामार्कवाद का पहले उदाहरण दिया गया है कि जो जिराफ हैं, पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ हैं, धीरे धीरे पेड़ों पे पत्तियों को खाते खाते उचकने के कारण इनकी आगे की टांगें और गर्दन लंबी हो गई और लंबे जिराफ हो गए, यानी अंगों के उपयोग का सिद्धांत। उन्होंने अपनी आगे की टांगों का और गर्दन का अधिक उपयोग किया, इसके कारण उनकी गर्दन लंबी हो गई। और यहाँ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि सभी जो जिराफ थे पहले छोटी आकार के ही थे, घास पर निर्भर थे, पर किसी जनन के दौरान इनमें एक ऐसी विभिन्नता आई कि लंबी गर्दन वाला जिराफ आ गया, अकस्मात ही आ गया। और वो लंबी गर्दन वाला जो जिराफ था वो प्रतियोगिता से बाहर हुआ, क्योंकि जीवन संघर्ष के लिए वो केवल घास पर आश्रित नहीं था, वो पेड़ की पत्तियां भी आराम से खा सकता था। ऐसे में जो अन्य जिराफ थे जो छोटी गर्दन वाले थे, उनके आपस में संघर्ष रहा। इसके अलावा अन्य शाकाहारी जीवों के साथ भी उनके लिए संघर्ष रहा, तो वो इसके कारण धीरे धीरे नष्ट होते गए, और लंबी जिराफ वाले गर्दन को अधिक लाभ मिला पेड़ की पत्तियां खाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनके लिए संघर्ष कम था। तो ऐसे में केवल लंबी जिराफ गर्दन वाले जिराफ ही बचे, और आगे जाके इन्हीं लक्षणों की वंशागति होती चली गई। यहाँ पे एक चित्र में भी हम देख सकते हैं कि शेर, चीता, तेंदुआ, बाघ आदि ये सभी जानवर जो हैं ये काफ़ी मिलते जुलते हैं अपने शरीर की आकारिकी में, भोजन ग्रहण करने के तरीक़ों में। तो हम ये मान सकते हैं कि इन सभी के पूर्वज जो हैं वो एक रहे होंगे। अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन करते करते इनकी नई नई प्रजातियों का विकास हो गया, और आज के समय में इनको हम अलग अलग प्रजाति के रूप में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्परिवर्तनवाद की। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं, और धीरे धीरे विभिन्नताओं के संचय होने के कारण एक बड़ी विभिन्नता जन्म ले लेती है, और इसके कारण नई प्रजाति का विकास होता है। उत्परिवर्तनवाद ये नहीं कहता। उत्परिवर्तनवाद दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज द्वारा। ह्यूगो डी व्रीज ने कहा था कि उत्परिवर्तन क्या होते हैं, ये जीन में अचानक आने वाले परिवर्तन हैं, और ये परिवर्तन सूक्ष्म परिवर्तन नहीं होते, ये दीर्घ परिवर्तन होते हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं, और एकदम से ही नई जाति का विकास हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, विभिन्नताओं का संचय नहीं हो रहा है, अकस्मात ही नई जाति का विकास होता है। और ये परिवर्तन जो है ये लाभकारी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं, क्योंकि लामार्कवाद में ये कहा गया था कि वे परिवर्तन जो अनुकूली बनाते हैं, जो लाभकारी होते हैं, केवल वही बचते हैं। लेकिन कुछ उदाहरणों के संकल्प में ये देखा गया कि ये जो थ्योरी थी, ये जो सिद्धांत था, ये सटीक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि आयरलैंड में 12 सिंगों का विलुप्त हो जाना और स्वीडलॉन का विलुप्त हो जाना उनके हानिकारक लक्षणों के विकास के कारण ऐसा हुआ था। तो ये विभिन्नताएं हमेशा लाभकारी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हानिकारक भी हो सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रकृति लाभकारी वाले लक्षणों का अधिक चयन करती है और वो आगे बने रहते हैं, और जो हानिकारक वाले लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो उत्परिवर्तन हम देखेंगे कि जीन में अचानक आने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, और ये सूक्ष्म परिवर्तन ना होकर के दीर्घ परिवर्तन होते हैं। अब हम जानेंगे पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संकल्पना ये कहती है कि ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो रचना है ब्रह्मांड की लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, और हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ऐसे में जेबीएस हाल्डेन ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जो आज के जटिल जीव हैं उनका निर्माण पहले सरल अकोशिकीय अणुओं द्वारा हुआ होगा, और ये सरल जो अकार्बनिक अणु
ने पहले सरल कार्बनिक अणु बनाए होंगे और सरल कार्बनिक अणुओं से फिर आज के समय के जटिल कार्बनिक अणु, फिर एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव जैसे जटिल जीवों का निर्माण हुआ होगा। ये जेबीएस हाल्डेन की परिकल्पना थी। इसके बाद हम जानेंगे मिलर के प्रयोग के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, यानी पृथ्वी जो थी वो सूर्य का ही टुकड़ा थी, किसी महाविस्फोट के कारण ये अलग गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र में बंध गई और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगी। जैसे जैसे इसका तापमान ठंडा हुआ, कई वर्षों तक बारिश होने के बाद इसकी बाहर की परतें जो थी वो ठंडी होने के कारण जम गई, लेकिन आगे जाके वहाँ की जो वातावरण में जो गैसें थीं वो अमोनिया और मीथेन जैसी अपचयित गैसें थीं। मिलर ने प्रयोगशाला में पृथ्वी की उन परिस्थितियों का निर्माण करके उन कार्बनिक अणुओं का निर्माण कराया जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल हो गए, वसी अम्ल हो गए, नाइट्रोजन क्षार हो गए, शर्करा हो गई आदि। तो मिलर ने अपने प्रयोग में, ये मिलर की प्रयोगशाला विधि है, इसमें इन्होंने एक गोल फ्लास्क में वायुमंडल में वो गैसें जो पृथ्वी के जन्म के समय उपस्थित रही होंगी उनके आधार पर उन्हें मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें ली। यहाँ पे एक फ्लास्क में उन्होंने जल को गर्म करके उसको भाप में परिवर्तित करके इस पे प्रवाहित कराया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए जिसके द्वारा उन्होंने विद्युत सप्लाई की यहाँ पे। तो जिससे प्रकृति का वातावरण में कहा जाता है कि बिजली बहुत चमका करती थी, इन इलेक्ट्रोड ने उसी बिजली का कार्य किया। इसके बाद यहाँ से जल वाष्प को प्रवाहित करने के बाद जब इस जल वाष्प को संघनित किया गया और नमूने को इकट्ठा किया गया, तब इसमें अमीनो अम्ल के कुछ अणु प्राप्त हुए। इस तरह से और भी कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में शर्करा, वसी अम्ल और नाइट्रोजन क्षारकों का भी निर्माण करके देखा। तो इससे पता चला कि पहले जो थे अकोशिकीय जीव में पहले इन सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, फिर कोशिकीय रूप संरचना में आए, फिर एक कोशिकीय से धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता चला गया। अब हम जानेंगे विकास एवं वर्गीकरण के बारे में। विकास में हम देखेंगे कि जो जीव हैं ये बाह्य आकृति में काफ़ी मिलते हैं, जैसे हमने शेर का एक उदाहरण लिया था कि शेर, बाघ, चीता बाह्य आकृति में काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो बाह्य आकृति और उसके व्यवहार का जो विवरण है वही अभिलक्षण कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक लक्षण होता है, हमारे 4 पाद होते हैं, 4 पैर होते हैं, ये हमारा एक अभिलक्षण है। तो ये जो वे गुण जो हमें दूसरे से विशिष्ट बनाते हैं या अलग बनाते हैं उन्हें हम अभिलक्षण कहते हैं। तो जब किसी जीव की बाह्य आकारिकी में बहुत से अभिलक्षण मेल खाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीव जो हैं इनके पूर्वज जो हैं वो निकटी रहे होंगे, निकट संबंधी रहे होंगे या अधिक निकटता रही होगी इनके पूर्वजों में, हम ये कह सकते हैं। इसका एक उदाहरण जो है वो समजात या समरूप अंग भी हो सकते हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जो बाह्य आकारिकी एवं कार्य में भिन्न होते हैं पर इनकी आधारभूत संरचना जो होती है वो एक जैसी होती है। जैसे आप एक उदाहरण देख सकते हैं, ये चमगादड़ के पंख हैं, ये सील है, ये सिंह है, चिंपैंजी और मनुष्य। इनके अंदर की आप अस्थि संरचना देखेंगे तो सबकी एक जैसी है, यानी यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फैलेंजेस, ये सभी जीवों में आपको दिखाई दे रही है। अलग अलग रंग द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। पर चमगादड़ में ये उड़ने का कार्य कर रही है, सील में ये पानी में तैरने में सहायता करती है, सिंह में ये दौड़ने में, चिंपांजी में झाड़ियों को पकड़ने के लिए और मनुष्य में ये कई कार्य करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। यानी इनकी आधारभूत संरचना तो एक जैसी है पर इनके बाहरी कार्य और बाहर की आकारिकी जो है वो अलग अलग है। तो समजात अंग कौन से अंग हुए? वे अंग जो बाह्य आकारिकी और कार्य में भिन्न होते हैं पर जिनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है। अब हम देखेंगे समरूप अंगों के बारे में। समरूप अंग क्या होते हैं? वे अंग जो आधारभूत संरचना में भिन्न होते हैं परंतु बाह्य आकारिकी और कार्य में समान होते हैं, यानी ये समजात अंगों के बिल्कुल विपरीत हुए। यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि ये एक कीट के पंख हैं, ये टेरोडेक्टाइल के पंख हैं, ये एक चिड़िया के पंख है और ये एक चमगादड़ के पंख हैं। यानी ये सभी उड़ने का कार्य तो कर रहे हैं लेकिन इनकी जो आधारभूत संरचना है वो भिन्न है। यहाँ पे बाह्य कंकाल ने तितली के या कीड़ों के पंख बनाए हुए हैं, टेरोडेक्टाइल में हड्डियों के बीच की त्वचा ने बनाया हुआ है और चिड़ियों में हम देखते हैं अग्रपाद पूरी तरह से पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और चमगादड़ में भी उंगलियों के बीच की जो त्वचा होती है ये पंख बनाती है। तो यानी इनकी आधारभूत संरचना भिन्न है पर इनकी बाह्य आकारिकी और कार्य जो है वो एक जैसे हैं। ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं।
अब बच्चों, इस चित्र को क्या आप पहचान सकते हैं? हाँ, आप जानते होंगे ये डायनासोर है। आपने इनको कभी किसी फिल्म में या कार्टून आदि में भी देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर कोई काल्पनिक जीव नहीं है? ये सचमुच पृथ्वी पर किसी समय मौजूद थे, लेकिन उस समय पृथ्वी पर हम नहीं थे। उस समय स्तनधारी चूहों की आकृति के हुआ करते थे, और अगर ये धरती पर बने रहते तो मनुष्य का विकास धरती पर कभी हो भी नहीं पाता। किसी बाहरी घटना के कारण ये धीरे धीरे धरती से विलुप्त हो गए। तो अब आप पूछेंगे, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो हमें कैसे पता कि डायनासोर कभी पृथ्वी पर हुआ करते थे? तो बच्चों, ये जो है ये जीवाश्मों के द्वारा पता चलता है। जीवाश्म जो पृथ्वी की अंदरूनी सतहों से निकाले जाते हैं, जो जीवों के अवशेष होते हैं, उनको जीवाश्म कहा जाता है। हम अगले प्रश्न में देखेंगे जीवाश्मों के बारे में। जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय में जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष, यानी ऐसे अवशेष जो पूरी तरह से नष्ट ना हुए हों, ऐसे अवशेष और उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टान की परतों में सुरक्षित रह जाती हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। पर जो हमने पढ़ा है कि जो जीव हैं ये मरने के बाद धीरे धीरे अपघटित होते हैं और पृथ्वी में समा जाते हैं। फिर कैसे संभव है कि ये जीवाश्म जो हैं ये वैसे के वैसे अवशेष बने रहे, ये अपघटित क्यों नहीं हुए? कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके कारण अत्यधिक दाब और ताप के कारण जो जीव हैं बिना ऑक्सीजन के अपघटित नहीं हो पाते हैं और चट्टानों के बीच में या पृथ्वी की सतहों पर पूरी अवस्था में सुरक्षित रह जाते हैं। ऐसे परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। अब जीवाश्मों की आयु का कैसे पता चले कि किस जीवाश्म की आयु कितनी है? सबसे पहली बात, हमें पता है कि पृथ्वी की एक एक परत का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीवाश्म पृथ्वी की जितनी निचली सतह में पाया जाएगा वो उतना पहले वो जीव आया होगा। उसकी ऊपरी परतों में मिलने वाले जीवाश्म उस जीव के बाद आए होंगे और उसकी ऊपरी परतों में मिलने वाले जीवाश्म उसके बाद आए होंगे। तो इस आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कौन सा जीवाश्म किसके पहले का जीवाश्म है। दूसरा तरीका है फॉसिल डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग तकनीक। इसमें क्या होता है, सभी सजीवों में कार्बन के 2 प्रतिरूप पाए जाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। किसी भी जीव के मरने के बाद इन दोनों के अनुपात में अंतर आने लगता है, क्योंकि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है और धीरे धीरे उसका अपक्षय शुरू हो जाता है। अगर हमें उसकी अर्ध आयु पता हो कार्बन 14 की, तो इसके आधार पर हम जीव की आयु का निर्धारण कर सकते हैं कि उसमें कितना कार्बन 14 कम हुआ है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात निकाल करके हम किसी जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ चित्र देख रहे हैं जीवाश्मों के, जो धरती के नीचे खुदाई में पाए गए इन जीवाश्मों को देख सकते हैं। इनसे हम जीव की शरीर की कल्पना कर सकते हैं कि इसका शरीर कैसा रहा होगा, कि अस्थियों के ढांचे से भी पता चल सकता है कि जीव की आकार और आकारिकी कैसी रही होगी, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आगे हम देखेंगे विकास के चरण। हमने जो कई बार विकास के क्रम में ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं चुनाव करता है किसी प्रकार की किस्म का। जैसे आज के समय में जो भी गोभी हम खाते हैं, चाहे फूल गोभी हो चाहे बंधा गोभी हो, और भी कई तरह के गोभी के प्रकार हैं, जिसमें ब्रोकली है, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स हैं, केल है और कोलीरैबी, जिसे गुलाबी गोभी भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की जंगली गोभी से विकसित की हुई किस्में हैं जिसका चुनाव स्वयं मनुष्य ने, यानी किसानों ने स्वयं अपने उपयोग के आधार पर किया था। तो जब मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार इन किस्मों का चुनाव कर सकता है या नई नई किस्में बना सकता है, तो प्रकृति भी तो कई लाखों वर्षों में ये कार्य कर सकती है, यानी नई नई किस्में, नई नई जातियाँ बनाने का कार्य कर सकती है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम जीवों के बीच संबंध का पता लगा सकते हैं, जैसे डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन। हमें पता है कि आनुवंशिक रूप से जो जीव हैं वो आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन ये बताता है, जैसे मनुष्य और चिंपांजी को कहा जाता है कि जो चिंपैंजी थे वो मनुष्य के पूर्वज थे, पर ऐसा नहीं है। मनुष्य के पूर्वज चिंपैंजी नहीं थे, बल्कि हमारे और चिंपैंजी दोनों के पूर्वज समान थे, जिनसे अलग अलग क्रम में, जिनसे अलग होने के क्रम में 2 अलग अलग जातियों का विकास हो गया। तो डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन ही हमको ये बताता है कि कैसे हुआ। अब जैव विकास एवं प्रगति के बारे में जानेंगे। विकास और प्रगति मिलती जुलती इकाइयाँ ज़रूर हैं, पर ये एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यानी विकास जो है इसमें प्राकृतिक वर्ण और आनुवंशिक विचलन, ये दोनों जब मिलते हैं तब जाके जनन में असमर्थता आती है और तभी जाके नई जाति का विकास होता है। और हमेशा ये भी संभव नहीं है कि जो नई जाति हो उसका विकास होने के बाद पुरानी जाति जो है वो विलुप्त हो जाए,
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नई जाति का विकास हुआ है वो पुरानी जाति से उत्तम ही हो। नई जाति का विकास के क्रम में ये दोनों ही चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि प्राकृतिक वर्ण भी हो और आनुवंशिक विचलन भी हो। तो हम कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, ये विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना ही विकास है। प्रगति हमेशा एक दिशात्मक होती है और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, पर विकास के क्रम में हमने देखा है कि कभी कभी हानिकारक लक्षण भी जो हैं या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी, जैसे हमने पहले उदाहरण लिया था कि चुनाव हो जाता है, तो विकास और प्रगति में समानता होती है। यही समानता केवल देखी गई है कि जटिलता में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, यानी जीवों में एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिक जीव और उससे जटिलता में वृद्धि बहुकोशिक जीवों में भी होती चली गई। केवल हम ये चीज़ जो है मेल खाती है विकास और प्रगति में, इसके अलावा विकास और प्रगति जो है ये अलग अलग इकाइयाँ हैं। अब हम मानव विकास के बारे में जानेंगे। हमें मानव विकास के बारे में कैसे पता चला, जैसे हमने पूर्व में अध्ययन किया कि उत्खनन द्वारा यानी मिट्टी की खुदाई द्वारा हमें जो जीवों के अवशेष मिले उनके आधार पर, समय निर्धारण तकनीक जो कार्बन 14 डेटिंग तकनीक देखी उसके आधार पर, जीवाश्मों का अध्ययन करके और डीएनए के अनुक्रम का निर्धारण करके हमें मनुष्य के विकास का पता चला। फिर चाहे मनुष्य किसी भी देश का निवासी क्यों ना हो, किसी भी जाति का निवासी क्यों ना हो, आकार की संरचना बिल्कुल भिन्न हो, जैसे हम चीनी व्यक्ति, अफ्रीकी व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति और भारतीय व्यक्ति में देखकर विभेद कर सकते हैं। उनके शरीर का आकार अलग हो, उनके चेहरे का आकार अलग हो, रंग अलग हो, लेकिन हम सभी जो हैं वो एक ही स्पीशीज़ के सदस्य हैं और वो है होमो सेपियंस। तो मनुष्य का जो विकास है शुरुआत में अफ्रीका से हुआ था, इसके बाद अफ्रीका से पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिर अन्य यूरोपीय देशों तक इनकी प्रजातियां जो थी वो फैलती हुई चली गई। इस शुरुआती क्रम में हम देख सकते हैं पहले कि पहले के समय में ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस आए, इसके बाद उनसे और अधिक विकसित ऑस्ट्रेलोपेथिकस आए, इसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और इसके बाद जाके आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का विकास हुआ, जो लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है मनुष्य का विकास। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। सबसे पहले विभिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो विभिन्नता के बच्चों 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लैंगिक जनन भी कारण हो सकता है और दूसरा कारण हो सकता है डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान न्यून त्रुटि हो जाने के कारण। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं, लामार्कवाद से क्या आप समझते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था और इसके चरण बताएं। बच्चों, डार्विनवाद को ही प्राकृतिक वर्णवाद कहा जाता है, इसलिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं, मिलर के प्रयोग की व्याख्या कीजिए, इसमें आपको चित्र के सहित व्याख्या करनी होगी। समजात और समरूप अंगों में क्या अंतर है, इसमें अंतर बताने के साथ साथ आपको उदाहरण भी देने होंगे। जीवाश्म किसे कहते हैं और जीवाश्मों के द्वारा जीव की आयु का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, इसका अध्ययन हमने कर ही लिया है। और आयु का निर्धारण करने के लिए हमने बताया कि भिन्न भिन्न परतों का अध्ययन करना और फॉसिल डेटिंग तकनीक का अध्ययन करना, इसके आधार पर हम जीव की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में हमें उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को आप अपने आप से हल करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।